हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग एक स्पेशल कक्षा के लिए जुड़े हैं। आज मैं जो है जनरल इंजीनियरिंग की एक टॉपिक की आज क्लास लेने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमारी जीके की क्लासेस लगातार चल रही थी और अभी लगातार चलेंगी। लेकिन बड़ा डिमांड था कि सर एक जनरल इंजीनियरिंग की क्लास भी हो जाए, तो मैंने भी कहा चलो एक क्लास की बात है तो एक क्लास करा ही देते हैं। इसमें क्या है ना, मैथ्स के साथ साथ साइंस दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, उनके साथ आप किस तरह से खेल सकते हैं। एक तो टिपिकल तरीका जो बुक्स में बहुत लेंदी तरीके से दिया होता है, और एक तरीका होता है जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर और थोड़ा सा टेक्निक्स को सीख कर एक झटके में खत्म कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज कई सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनका जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं है, तो आज वो उनके लिए क्लास नहीं है। तो आई एम सॉरी, बस एक दिन आप आज बर्दाश्त कर लो। कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है और परसों से पुनः हम लोग जीके की क्लास में आएंगे। एक एक टॉपिक कराऊंगा, जितने भी टॉपिक है ना ये सारे कराऊंगा। तो मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक उठाया है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। आप इसे पढ़ते हैं तो आपको तो दो चार चीजें ही मिलती है कि चलो इतना छोटा सा बात है, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो पूरी तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होते हुए आप फंसेंगे, क्योंकि इसके कुछ कैलकुलेशंस भी ऐसे हैं। तो खैर, मैं उतनी ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा। मैं बस सीधा सीधा जानता हूं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी या एक भी प्रश्न आए तो वो मेरा छूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार की तैयारी मेरी होनी चाहिए। तो चलिए ऐसे ही तैयारी की ओर चलते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए कक्षा को शुरू शब्दों में कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर किस फोर्स से खींच रही है, वो उसका भार होता है। भार बराबर होता है mg, कि उसका द्रव्यमान क्या था और उस द्रव्यमान के ऊपर, उस मास के ऊपर जो अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई कर रही है। तो पृथ्वी का, अर्थ का जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अबाउट 9.8, कितना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? जी की वैल्यू है अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम मोटा मोटी आमतौर पर 10 मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसका जो वेट, जो जिसका मास है 10 केजी। क्या है? 10 केजी। तो अगर 10 केजी मास वाला कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, तो उसका भार कितना हो जाएगा, उसका वेट कितना हो जाएगा? तो वेट बराबर भैया होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर इसे हम 9.8 ही रखें तो फाइनली ये बन जाता है 98। और भार की जो इकाई है, ऐसा यूनिट है, वो क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। जैसे कि आप मान लें कि आप 60 केजी के अगर व्यक्ति हैं, तो आपका 60 केजी क्या है? भार ना, वो है द्रव्यमान। लेकिन अगर भार के तौर पे हम ऐसा यूनिट में बात करें तो फिर आपका जो भार है वो न्यूटन में बताना होगा, और न्यूटन में आपका वही 60 केजी जो है लगभग 600 न्यूटन के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार बराबर होता है mg, जहां पे w वस्तु का भार है, m वस्तु का मास है और g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बात करें अगर हम यूनिट की, तो इसकी यूनिट अगर बात करें तो सीजीएस में इसका जो यूनिट है उसका नाम, उसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। जबकि एफपीएस में पॉन्डल। और यही चीज अगर एसआई में बात करें तो ये हो जाता है न्यूटन। इसको और ज्यादा अगर हम ब्रेक करके समझना चाहें तो न्यूटन भैया होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर पौंडल के लिए हम जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए कि भाई पौंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डाइन की बात करें सीजीएस में तो यहीं पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यहीं पे हम थोड़ा सा कन्वर्जन देखें तो लिखा हुआ है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन। ये आपका डायरेक्ट एक प्रश्न बन जाता है। जब आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो वो आपने याद रखना है कि 1 न्यूटन जो है वो 1 लाख डाइन के बराबर है। वो जो होते हैं ना गांव में, क्या होते हैं? डायन। 1 लाख डायन मरे तब जाके हमारे न्यूटन बाबा आए थे दुनिया में। चलिए कन्वर्जन देख लेते हैं। देखो भैया, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे अगर हम परिवर्तित करें
तो 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, मीटर को हम लिख सकते हैं इनटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फाइनली यूनिट को एक तरफ करके हमें मिलता है 100 और 1000 को गुना किया तो 1,00,000 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यही है वो डायन, यानी कि डाइन। ठीक है, तो एक न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर है? तो 1,00,000 डाइन के बराबर है। ये बात भी आपने याद रखना है। आपने याद रखना है कि सीजीएस में जो भार की इकाई है वो है डाइन, और जो एसआई यूनिट है उसका वो है न्यूटन। ठीक है, वहीं एफपीएस में पॉन्डल है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को समझते हैं। अगर हम बात करें घनत्व की, अब हम लोग आ रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है घनत्व और अपेक्षित घनत्व, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब उसकी ओर हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी पदार्थ के ये घनत्व होता क्या है। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का डेंसिटी क्या होगा, तो उसका कोई एक यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, इकाई वॉल्यूम ले लीजिए, एक विशेष मात्रा ले लीजिए और उसका द्रव्यमान पता करिए कि उसका द्रव्यमान क्या है। तो इकाई आयतन में जो द्रव्यमान उपस्थित है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। मतलब कि जो चीजें, जो वस्तु ज्यादा डेंसाइल होंगी, ज्यादा घनत्व होगा जिसका, वो ज्यादा भारी भी होगा, वो ज्यादा हो सकता है, लगभग हम कह सकते हैं कठोर भी होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या घनत्व बराबर होता क्या है और किस प्रकार का इसका समीकरण बनता है, तो समीकरण को देखें कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। कि भैया अगर 5 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु को हमने ले लिया है, एक वस्तु हमने ले लिया और उसका वॉल्यूम जो है वो है 1 क्यूबिक मीटर। देखो यहां पे यूनिट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो कि शायद यहां पे लिखा हो ना लिखा हो, आगे लिखा तो है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका रहेगा केजी में, वहीं वॉल्यूम रहेगा क्यूबिक मीटर में। अगर मैं एसआई की बात करूं, नीचे जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से हमें याद रखना है क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे डेंसिटी की हो गई यूनिट। डेंसिटी की यूनिट क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन लिखा है, यानी कि केजी पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में अगर किसी पदार्थ का 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम ले ले तो उसका मास कितना होता है, वो हमारा उस वस्तु के लिए डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, घनत्व कहलाएगा। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का अगर द्रव्यमान बता दे कि भैया 5 क्यूबिक मीटर, कोई पदार्थ है जिसका वेट है 100 केजी, कितना है? 100 केजी, तो इसका डेंसिटी बताइए कि इसकी डेंसिटी क्या होगी। बहुत ही सिंपल शब्द में हम कर सकते हैं कि भैया डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने डिवाइड किया 20 केजी पर क्यूबिक मीटर, और इस तरह से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, किसी पदार्थ का डेंसिटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी मानक डेंसिटी के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या आती है। और वो जो मानक पदार्थ है, आमतौर पे जो है वो वाटर, जल को ले लेते हैं। और जल का भी कौन सा विशेष स्थिति है? 4 डिग्री तापमान पे जल का जो वॉल्यूम रहता है, जो डेंसिटी रहती है, उस डेंसिटी के कंपैरिजन में कोई वस्तु कितना ज्यादा उससे डेंसाइल है या कितना कम है, यहीं पे रिलेशन बनता है रिलेटिव डेंसिटी का। फिर से समझते हैं इस बात को। पहले तो हमने यह समझ लिया कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी सिंपल सा मतलब है कि किसी पदार्थ का एक द्रव्यमान होगा और उसका वॉल्यूम होगा। तो सीधा सीधा बात है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास उपस्थित है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या होना है कि द्रव्यमान में आप आयतन का भाग लगा दीजिए, आपको घनत्व मिल जाएगा। अब बात करें यूनिट को लेकर, यूनिट की बात करें तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा? तो हमें पता है
कि अगर आयतन द्रव्यमान बटा आयतन होता है तो द्रव्यमान हमारा सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। वहीं पे आयतन यानी कि लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ हमारा सेंटीमीटर में चलता है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, तो क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं एफपीएस प्रणाली में अगर हम बात करें कि एफपीएस प्रणाली में हमारे घनत्व का, डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो वो है पौंड पर क्यूबिक फुट। पौंड पर क्यूबिक फुट, सिंपल सा दिमाग है भाई। अगर एफपीएस की मैं बात करूंगा तो यहां पे जो है मैस क्या होगा, पौंड में होगा, और जो वॉल्यूम है वो किस में होगा, ऑफ कोर्स वो फुट में होगा, तो क्यूबिक फुट में होगा, है ना। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आमतौर पर पूछा जाता है एमकेएस या एसआई। बहुत सारे जो एमकेएस के अंदर जो यूनिट है वही एसआई के अंदर रखे गए हैं। तो यहां पे एमकेएस और एसआई प्रणाली जो है वो दोनों में जो यूनिट है द्रव्यमान का, सॉरी घनत्व का, डेंसिटी का, वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहां तक आपको क्लियर है, घनत्व आप समझ पा रहे हैं, डेंसिटी को आप समझ पा रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या मैस है किसी पदार्थ का, वो उसका डेंसिटी कहलाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं सबसे बड़े तामझाम की ओर, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की ओर। बहुत सिंपल है, अगर आप दिमाग में सीधा सीधा बात एक रख ले कि किसी भी पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, तो आप इसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार कर लें। स्टैंडर्ड है वाटर, कि वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी एक्चुअल में है कितनी। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर, इन दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं। अब समझे जल के बारे में थोड़ा सा। जल जो है, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आयतन ले ले, कितना सा होता होगा, एक छोटा से ढक्कन में जैसे पेन का जो आपका कैप रहता है उसके अंदर लगभग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस रहता है, वॉल्यूम रहता है। तो अगर उतना अगर आप जल लेते हो तो उसका वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम वाले जल का जो है वो मैस क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, वो 1 से 2 ग्राम होगा, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जल का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम होता है। अब इससे ही पैमाना बना लिया गया, इससे ही स्टैंडर्ड बना लिया गया, इससे ही बेस बना लिया गया, और इसी बेस पे अच्छा इस जल का एक खास टेम्परेचर भी है, वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का यानी वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, और इस टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि वॉल्यूम मिनिमम होती है। समझ में आ रही बात, डेंसिटी बिल्कुल टॉप पे होती है, इसीलिए वॉल्यूम एकदम मिनिमम पे होता है। और इसी टेम्परेचर को लेना है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री की बात करें तो वहां पे क्या है, जल थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, वाटर जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी खराब हो जाती है, कम हो जाती है, और वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो वैसा टेम्परेचर नहीं, 4 डिग्री जो मानक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो जल की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसके कंपैरिजन में कोई दूसरे पदार्थ का डेंसिटी कितना गुना है, हो सकता है उससे आधा हो। जैसे लकड़ी, लकड़ी की डेंसिटी आप देखें तो लकड़ी जो है पानी पे तैरता है, इसका मतलब होता है कि लकड़ी जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम है। जबकि कोई मेटल अगर आप ले ले, लोहा ले ले, लोहा को अगर आप पानी में डालेंगे तो टप से अंदर जाके बैठ जाएगा, क्योंकि लोहा की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा है, लगभग 8 गुना के बराबर है, तो ठाई से जाकर नीचे बैठ जाता है। कहने का मतलब है कि अब अगर हम यहां देखें कि देखो भैया, जल की डेंसिटी जो है वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और एक कोई मैं मेटल ले लेता हूं, सपोज आयरन ही ले लेता हूं, आयरन का अगर मैं डेंसिटी की बात करूं लगभग 7.8, मैं इसे अपने सुविधा अनुसार थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा मतलब है कि आयरन का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो भैया जल है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम, जबकि आयरन है 8 ग्राम, उतने ही वॉल्यूम पे। तो यहां पे आयरन की रिलेटिव डेंसिटी जल के कंपैरिजन में 8 गुना है, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया आयरन की जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वो 8 है। कितना है, 8 है। और रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, इसका कोई इकाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे होते हैं तो एक किसी पदार्थ के डेंसिटी में हम जल की डेंसिटी किसी दूसरे पदार्थ की डेंसिटी से भाग देकर रेशियो निकालते हैं, और फिर क्या होता है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, फाइनली हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपसे पूछता है कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और एक कंसेप्ट भी आपके लिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे रिलेटिव वर्ड लग गया, हिंदी में बोलूं किसी भी राशि के आगे अगर आपेक्षिक लग गया, अपेक्षिक लग गया, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि उसे जिस भी चीज का अपेक्षित राशि, जिस भी राशि का अपेक्षित राशि करके बोल रहा है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव एनीथिंग, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे इसी प्रकार से रेशियो निकाला जाता है। किसी खास के स्पीड से किसी दूसरे के स्पीड को रेशियो निकाला जाता है। तो स्पीड से स्पीड सेम यूनिट में कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, फोर्स में फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर अपेक्षिक वर्ड लग के आया है किसी भी कि अपेक्षिक गति का इकाई बताएं, जीरो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप आइए थोड़ा सा समझते हैं, फिर से मैं इन चीजों को हटा देता हूं और समझते हैं। पूरा डिटेल लिखा है, किसी वस्तु का एक आयतन के द्रव्यमान तथा उसी आयतन के 4 डिग्री वाले पानी के द्रव्यमान का अनुपात को आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। विशिष्ट गुरुत्व भी हिंदी में कहते हैं, आपने याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान ले लो भैया, किसी खास आयतन का, कि इतना वॉल्यूम का इसका इतना द्रव्यमान आ रहा है, और उतना ही वॉल्यूम वाटर ले लो, और उस वाटर का भी देख लो कि इसका मास क्या आ रहा है। वस्तु के आयतन के बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का द्रव्यमान ले लो। इसे ही इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन द मास ऑफ द वाटर विथ 4 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाग मार दीजिए भाई, डिवाइड कर दो, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उस सब्सटेंस का जो है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट है? एकदम धैर्यपूर्वक सीखिए ताकि पूरी बात समझ में आए। मैं आऊं और धारा प्रवाह इसमें बोल के चला जाऊं, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं पहले बता दूं, इससे पहले रेलवे एएलपी का जब वैकेंसी आया था 4-5 साल पहले, अबाउट 6 इयर्स हो गए हैं, तो उस समय नया नया यही सब टॉपिक को डाल दिया गया एएलपी के और टेक्नीशियन के सिलेबस के अंदर, सीवीटी 2 के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 100 में से 40 मार्क्स का था, और पूरा रिजल्ट डिपेंड कर रहा था कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस एंड जनरल इंजीनियरिंग है, इसको कौन बच्चा किस तरह से सीखता है। और मैं बताऊं कि इसी क्लासरूम में मेरे 65 बच्चे थे जो कि सीबीटी 2 के लिए फाइट करने वाले थे, और उनमें से दोस्तों 58 स्टूडेंट की नौकरी हो गई उसमें, क्योंकि उससे इतने सटीक तरीके से मैंने ये चीजें सिखा दी कि एक प्रश्न छूटने का कोई उपाय नहीं था। और मैं देखता हूं जो आपका सिलेबस है उसका 80 to 85% सिलेबस मैच कर रहा है उसी सिलेबस के साथ, जहां पे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी रेलवे में आज नौकरी कर रहे हैं। तो आप इस बात का ख्याल दिमाग से निकाल दे कि यहां पढ़ने के बाद कुछ बाकी रह जाएगा क्या? कुछ बाकी नहीं रहेगा, सारी चीजें करा दूंगा, और न्यूमेरिकल प्रश्न भी करा दूंगा, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बस आप साथ में बातों को सुनते चलिए, सीखते चलिए, है ना। और डेली आपका क्लास लगभग 5 मिनट लेट हो जाता है। रीजन है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कई क्लासेस लेने के बाद मैं यहां तक पहुंचता हूं, फिर भी मैं अपने एनर्जी लेवल को इतना मेंटेन रखता हूं कि आपको ये ना लगे कि अरे सर तो थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं नहीं थक रहा हूं तो आप 2 क्लास लेकर क्यों थक रहे हो? जो बेड पर बिल्कुल लेट गए हो, लैपटॉप एकदम सीने पे रख रखे हो, और अगर मोबाइल है तो मोबाइल को एकदम लेट कर देख रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी फील करिए, ऐसा ना हो कि आपकी आंख लगने लगे या बातें इधर से घुस रही हैं और इस कान से निकल रही हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं कि अगर एक बार आपने ध्यानपूर्वक सीख लिया ना, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। और अगर ऐसे मोबाइल लेकर और बस आ रहा है और जा रहा है, तो फिर ये चीजें अभी थोड़ी देर के लिए समझ में आएंगी, शायद बाद में आपको याद ना रहे। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सीखिए। मैं एकदम आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं कि मुझे दोबारा आपको समझाना ना पड़े, या यूं कहिए तो दोबारा आपको भी सीखने की कहीं आवश्यकता ना पड़े। मैं जानता हूं इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से हो सकता है पता हो, फिर भी मैं पूरा टाइम ले रहा हूं ताकि आपके जितने भी साथी हैं सबके पास शायद इसकी नॉलेज नहीं है, और जिनके पास नॉलेज है, यकीन मानो अगर ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं।
अब इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो एक और तरीके से देखते हैं कि आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय वाटर का घनत्व। किसी भी सब्सटेंस का अगर रिलेटिव डेंसिटी मुझे जानना है और मैं जान गया कि भैया इस पदार्थ का जो डेंसिटी है ना वो 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, अगर मुझे पता चल गया कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कि कोई ऐसा मेटल है जिसका कि डेंसिटी है 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और मेरे से पूछा गया कि ये बताओ इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। अरे रिलेटिव डेंसिटी तो वाटर से बताना है जो कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो चलो भैया कहानी खत्म करते हैं, ये 5 ही तो है उसका रिलेटिव डेंसिटी, इतना सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को यहां पे कहा है, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरा क्या, दूसरी बात अगर मैं कहूं तो आप देखें यहां पे वो लाइन मैंने लिख दिया कि आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व जिसे कहते हैं यह एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता, ये एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। साथ में मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आपेक्षिक या रिलेटिव वर्ड लग गया तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। एग्जांपल सैकड़ों हजारों है। स्पष्ट है? चलिए अब इस चीजों को देखने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। आर्किमिडीज जब किसी ठोस का वायु में भार बता दे और उसे जब लिक्विड में तौलने से जितना कमी आता है वो आपको दे दे और बोले कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व तो इतना है, उस लिक्विड का आपेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी इतना है, तो आपसे पूछ रहा होगा उस समय कि बताओ कि उस पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो इन तीनों के हेल्प से किस प्रकार से निकालते हैं, और इसी चीज का यदि हम प्रयोग करेंगे तो जो हमारा प्रश्न है वो ये वाला, इसको जरा देखें कि जस्ते का हवा में भार है 42, तो हम लिख देंगे चलो भैया 42 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर इसे तेल में डुबाया जाता है तो उसका भार इतना हो जाता है, तो कुछ कमी आ गई। कितना कमी आ गई? 42 में से 37.8 आप घटाएंगे 4.2 आएगा, इतना कमी आ गई। इनटू इस लिक्विड का क्या रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है 0.7, तो यहां पे हमें 0.7 से मल्टीप्लीकेशन करना है। जरा सा देखें तो ये 10 टाइम्स है और 10 से 0.7 को गुना करेंगे तो 7 का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस है, जस्ता जो है, जिंक जो है, इसका रिलेटिव डेंसिटी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 7। क्या आ रहा है? 7। तो ये कौन से फॉर्मूले से निकलता है? तो जो मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, जहां पे किसी अदर लिक्विड के में डुबाकर उसका जब आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी निकाला जाता है तो उस केस में ये फॉर्मूला आपके काम आता है। खैर अब बात करते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न किए जा सकते हैं या आ सकता है। तो 2-4 प्रश्न आप जरूर लगा लीजिए जिससे कि आपको यह आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न देखेंगे, 136 ग्राम मात्रा वाले पारे का आयतन ज्ञात करो जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मर्करी विथिंग 136 grams while the density of mercury is 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि यहां एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसमें पारे का आपको मास दे दिया गया है, डेंसिटी दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम के बारे में। तो आप जानते होंगे कि डेंसिटी बराबर जो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यहां पे डेंसिटी दे रखा है 13.6, या इससे ही हम थोड़ा सा और घुमा ले और मुझे निकालना क्या है? मुझे बताना है वॉल्यूम, तो हम इसी को घुमाकर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। मास जो है इसका बताया गया है 136 ग्राम जबकि डेंसिटी बताई गई है 13.6, और इन दोनों का अगर हम कैंसिलेशन कर लें तो हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, तो वो आ रहा है 10 मीटर में। देखिए यहां पे क्या है, ये था हमारा द्रव्यमान, ये मास था जो कि ग्राम में था, और ये जो हमारा जो डेंसिटी था वो क्या था? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर आके बन गया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितना जो ये पदार्थ था हमारा क्या था? चलो पारा,
मरकरी, तो कितना ग्राम मरकरी था, मरकरी के क्या वॉल्यूम निकल के आया, तो जी हाँ वॉल्यूम निकल के आ गया। अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो मैं डेंसिटी बता सकता हूं, या इन तीनों से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, इन तीनों में से कोई भी दो राशि मुझे क्वांटिटी बता दे तो तीसरा मैं नहीं निकालूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो यदि आप निकाल सकते हैं तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए भी है, और इसके लिए मैं निर्धारित करता हूं पूरे 1 मिनट, और देखता हूं कौन कितना फास्टेस्ट आंसर कर सकता है इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आप लोग भी काफी देर से आप लोग देख रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जब भी जनरल इंजीनियरिंग की क्लास होगी तो आपको एक नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में जो न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं वो आपको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपसे सॉल्व हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहला जो उत्तर है वो मेरा कौन सा साथी मुझे देता है, बताता है कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए, तो आंसर का सिलसिला जो है वो आरंभ हो गया है, और जो सही उत्तर का मैं रिक्वायरमेंट रखता हूं, देखता हूं वो सबसे पहले कौन व्यक्ति बताता है। ठीक है, तो लगातार उत्तर हो रहे हैं मेरे दोस्त। 129, प्लीज आप अपना नाम जरूर बताएं ताकि मुझे बात करने में सहूलियत हो। बाकी योगेंद्र कहते हैं 2, हर्षद महाजन आपका उत्तर है 2, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ दोस्त हैं मेरे जो उत्तर कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी का भी उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इन सब का कहना है 2, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत कमाल कर दिया आप लोगों ने, बहुत ही शानदार उत्तर कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोहे का जो है एक मात्रा दे दिया, क्वांटिटी दे दिया, मैस उसका दे दिया है, यहाँ पे जो है उसकी डेंसिटी दे दिया है, और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम बराबर होता है मेरे दोस्तों कि कितना उसका मैस है 15.6 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, डेंसिटी है 7.8। निसंदेह ये कैंसलेशन के बाद जो है हमारा निकल के आ रहा है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोस्तों एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो डेंसिटी है वो ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो अगर आपका यहां पे मास दिया हो तो वो ग्राम में जरूर दिया हो। कहने का मतलब है यहीं पे अगर ग्राम की जगह किलोग्राम दिया होता तो यहीं पे जो आप 15.6 नहीं लिखते, बल्कि इस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसकी भी यूनिट सेट करते, तो ये 1000 टाइम्स ज्यादा होता, और यहां पे आंसर भी जो है वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ना होकर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूनिट को हल्के में ना लें, यूनिट पे पूरा नजर बनाए रखें दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 15.6 किलोग्राम अगर यहां पे मात्रा होता तो यहीं पे आप वॉल्यूम निकाल रहे होते तो लिखते 15.6 केजी है ये, इसलिए 1000 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता, देन 7.8 से आप डिवाइड करते, 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल लगाने का प्रयत्न करते हैं। एक इंजन के गजन पिन का व्यास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और लंबाई 70 mm है। इसका भार ज्ञात करो यदि इस धातु का माइल स्टील का घनत्व इतना हो। देखो दोस्तों, आप किसी भी मेटल का या किसी पदार्थ का वेट बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, कब? जब उसका वॉल्यूम और डेंसिटी आपके पास हो। तो इस प्रश्न के अंदर डेंसिटी आपको दे दिया गया है, और वो है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको जो आवश्यक है वो आवश्यक है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या है। अगर वॉल्यूम बता दो तो इस वॉल्यूम के साथ इस डेंसिटी का गुना करके, मल्टीप्लिकेशन करके मैं खटाक से पता कर लूंगा कि इसका मास क्या है, वेट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी आ गई है 7.8। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि हमने क्या बताना है, हमने बताना है इसका वेट। वेट मास लगभग इस साथ साथ चलता रहेगा, हमें डिफरेंस पता है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग डील करते हैं, लेकिन जहां जगह जगह पे आप देखेंगे टेक्निकल में कि भार को जो है, मास को जो है वो वेट रिप्लेस कर रहा होगा, वेट को मास रिप्लेस कर रहा होगा, वो सामान्य बात है। और वॉल्यूम के लिए देखें दोस्तों, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको तो यहां पे थोड़ा सा गणित की ओर जाना पड़ेगा कि एक इंजन का गजक पिन का व्यास, देखें एक गजक पिन है यानी कि सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका की डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, जबकि जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है ना। जो यहां पे बताया गया डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर है, जबकि लेंथ जो है वो 70 mm है।
तो आप जानते होंगे कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, जिसकी वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? अगर दोस्तों अगर डायमीटर जो है वो 2 आ रहा है, तो डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा? 1 होगा। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो हम यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर, और सारे डायमेंशन हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। डायमेंशन का ख्याल रखना होता है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि जो हमारा घनत्व है जो है ना भैया, वो सेंटीमीटर पे डिपेंड कर रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर पे। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले r जो है वो 1 इंटू 1 आर स्क्वायर इंटू एच। अब h क्या है? 70 mm है दोस्तों। तो 70 mm का मतलब होता है 7 सेंटीमीटर। 70 mm इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि 70 लिख दीजिएगा, समझिएगा वो mm दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। फाइनली 22 जो हमने निकाला है वॉल्यूम 22 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ गया है 22 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम वेट बताएंगे कि वेट बराबर जो होता है ना भैया, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 156 सो 1716 1716, यानी कि 1716 एक पॉइंट लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 171.6, चूंकि ग्राम में यहां पे हमारा वेट निकल के आएगा, घनत्व, ठीक है, वेट, इतना ग्राम इसकी जो है वो वेट होगी। कितना ग्राम? 171.6 ग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई प्रश्न है 171.6 आए या कुछ भी आए, करना क्या होता है भैया? करना ये होता है कि आपको क्या करेगा, वो डेंसिटी दे देगा, बोलेगा वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम के लिए वो एक सिलेंडर दे दिया, तो सिलेंडर के अकॉर्डिंग क्यूब होता तो क्यूब के अकॉर्डिंग डायमेंशंस दे देता। हो सकता है कि क्यूबॉइड होता, हो सकता है कि कोई स्फीयर ही होता, तो उसके अकॉर्डिंग उनके डायमेंशंस दे देगा। जहां से आप वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम और डेंसिटी आपके पास है, तो वेट तो आप बता ही दोगे, है ना? तो इतना आसान होता है ये सब चीजें। और दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मैं एक ऐसा तैयारी कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ सेट्स की व्यवस्था होगी। हालांकि वो एक अलग ही चीजें है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न आपको और भी प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, उसके अलावा आने वाले टाइम में हो सकता है आइडियल अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करे, तो उससे भी आप ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा, छोटा मोटा कोई प्राइस रहेगा, उसे परचेज करके आप प्रश्न को लगाकर अपनी पढ़ाई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वहां पे बिल्कुल ये सारे जनरल इंजीनियरिंग के सेट्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा कि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा को यहीं पे देते हैं विराम। मिलेंगे परसों इसी समय, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और शिव जी की पूजा कल करनी है, तो हम लोग मिलेंगे, यानी कि थर्सडे को हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, और वापस हम लोग जीके पे आएंगे, और जीके में हम लोग फिर से एक नया जो है ऐप पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। उम्मीद है ये क्लास आपको स्पष्ट रही होगी, मजा भी आया होगा। जैसा भी हो अपना कमेंट करना, इंपॉर्टेंट कमेंट चाहे आप यहां कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लास अगर समझ में आया हो तो जरूर फीडबैक दें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।